आज के हमारे कवि हैं, अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन से कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात कर लें तो सबसे बड़ी चीज ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1927 ईस्वी में हुआ। निधन कब है? तो निधन इनका मिलता है 1983 ईस्वी में मिलता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में जन्म लिए और 1983 में निधन हो गया इनका। यह जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, यह तीसरे सप्तक में शामिल रचनाकार हैं। सबसे पहली चीज ये होगी, ये जो है तीसरे सप्तक में शामिल होते हैं। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो आस्था है, वो आस्था अस्तित्ववाद में अधिक थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अस्तित्ववाद में आस्था अधिक है। इसके बाद अगला हम बात कर लें कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपनाम भी मिलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपनाम मिलते हैं। एक मिलता है बिंब विधान का कवि। अगर हम बिंब विधान के कवि की बात कर लें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को बिंब विधान का कवि किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा है। किसने कहा? अज्ञेय ने कहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उन्मुक्त जीवन का कवि किसने कहा? तो वो मुक्तिबोध ने कहा। तो हमने देखा कि दो जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपनाम मिलते हैं। एक मिलता है बिंब विधान का कवि, अज्ञेय कहते हैं। उन्मुक्त जीवन का कवि मुक्तिबोध कहते हैं। दो उपनाम प्राप्त हो गए। बिंब विधान का कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किसने कहा है? तो अज्ञेय ने कहा है। उन्मुक्त जीवन का कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन कहते हैं? तो वो कहते हैं मुक्तिबोध कहते हैं। कौन कहते हैं? मुक्तिबोध कहते हैं। अब बात ये कर ली जाए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी चर्चित कविता एक बूंद। कौन सी चर्चित कविता है? एक बूंद है। सुहागिन का गीत। एक बूंद भी आता है, सुहागिन का गीत भी है। कॉफी हाउस में मेलो ड्रामा। तो और कौन सी है? कॉफी हाउस में मेलो ड्रामा। अहम से बड़ी हो तुम। एक इनकी जो कविता मिलती है, अहम से बड़ी हो तुम। तो अहम से बड़ी हो तुम ये किसका है? ये मिलता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। किसका मिलता है? ये मिलता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मिलता है। किसका मिलता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मिलता है। अब हम बात ये कर लें कि भाई जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, इनकी चर्चित कविताएं मिलती हैं
एक बूंद मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? एक बूंद मिलता है, सुहागिन का गीत मिलता है, कॉफी हाउस में मेलोड्रामा। कॉफी हाउस में मेलोड्रामा इनकी चर्चित कविता है। और इसके बाद मिलता है अहम से बड़ी हो तुम। एक कविता मिलता है अहम से बड़ी हो तुम, ये भी मिलता है। मैंने कब कहा, एक उपन्यास इनका है कि मैंने कब कहा, विगत प्यार लिपटा रजाई में, प्रेम नदी के पीरा, अहम आए महंत बसंत, मेघ आए बड़े बंठन के। तो मेघ आए बड़े बंठन के, ये कब मिलता है? तो हमने देखा कि इनकी जो चर्चित कविताएं हैं वो हैं एक बूंद, अहम से बड़े हो तुम, कॉफी हाउस में मेलोड्रामा, सुहागिन का गीत, विगत प्यार लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, सदा नीरा के, एक मिलता है प्रेम नदी के पीरा, आए महंत बसंत, मेघ आए बड़े बंठन के। मेघ आए बड़े बंठन के। इसके बाद अगर हम देखें कि काव्य संग्रह कौन सा मिलता है, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनके काव्य संग्रह कौन सा मिलता है? इनका काव्य संग्रह एक मिलता है कांट की घंटी। एक काव्य संग्रह की हम चर्चा कर लेते हैं। काव्य संग्रह, एक काव्य संग्रह हम देख लेते हैं इनका 1959 में है, काठ की घंटी। काठ की घंटी कब है? तो काठ की घंटी है 1959 में है। काठ की घंटी कब है? 1959 में है। बांस का पुल 1963 में है। एक सूनी नाव 1966 में है। गर्म हवाएं 1969 में है। तो बांस का पुल 1963 में हो गया। एक सूनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1969 में है। कुआनो नदी 1973 में है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में। खूंटियों पर टंगे लोग, अगर हम बात ये कर लें कि इनका जो उपन्यास है वो खूंटियों पर टंगे हैं, तो कब है? तो खूंटियों पर टंगे 1982 में है। खूंटियों पर टंगे कब है? 1982 में है। और इसी उपन्यास पर इन्हें क्या मिला था? इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लिखे तो 82 में है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 83 मिलता है। कब मिलता है? 83 मिलता है। तो कांट का घंटियां 1959 में, बांस का पुल 1963 में, एक सूनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1969 में, कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में, और खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में। ये तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाएं हो गई। अब हम देख लेते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यास एक मिलते हैं सूने चौखटे। और सूने चौखटी ये कब लिखे हैं? 1974 में लिखे हैं। सूने चौखटे कब लिखे हैं?
1974 में लिखे और 1974 में ही इनका एक उपन्यास है, कौन सा है, खूटियों सूने चौखटे 1974 में है। और 1974 में इनका एक उपन्यास आता है उड़ते हुए रंग। तो खूटियों पर टंगे हुए लोग 1974 में, उड़ते हुए लोग 1974 में। तो खूटियों पर टंगे हुए लोग ये जो बता रहे हैं आप 74 में, ये नहीं 82 में, लेकिन काव्य रचना है। यह क्या है, काव्य रचना है। सूने चौखटे 1974 में है और उड़ते हुए रंग कब है, 1974 में है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में है। सोया हुआ जल, अगर हम बात कर ले कि पागल का कुत्ता मसीहा ये कब लिखते हैं, 1977 में लिखते हैं। सोया हुआ जल कब लिखते हैं, 1977 में लिखते हैं। और आगे जो लिखे हैं कच्ची सड़क, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखटे और उड़ते हुए रंग, ये हो गया। अब इसके बाद है अगला कच्ची सड़क। अगर हम बात कर ले कि ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ये कच्ची सड़क कब लिखते हैं, 1978 में लिखे हैं। कब लिखे हैं, 1978 में लिखे हैं। इसके बाद अगली जो इनकी उपन्यास है वो है अंधेरे पर अंधेरा। तो कच्ची सड़क 1978 में, अंधेरे पर अंधेरा कब है, 1980 में है। इनके नाटक कौन कौन से हैं, तो इनका नाटक एक मिलता है बकरी। एक नाटक कौन सा मिलता है, बकरी। तो अब ये बकरी कब है, बकरी 1974 में है। और यह बकरी जो है गरीब जनता का प्रतीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बकरी नाटक 1974 में लिखे हैं वो प्रतीकात्मक नाटक है। कैसा नाटक है, प्रतीकात्मक नाटक है। अब पूछा जा सकता है कि बकरी किसका प्रतीकात्मक नाटक है, तो बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रतीकात्मक नाटक है, जिनका जन्म 1927 में हुआ। कहाँ, बस्ती उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ, 1983 में हुआ। इनके दो उपनाम मिलते हैं, बिंब विधान का कवि यज्ञ कहते हैं, उन्मुक्त जीवन कवि मुक्तिबोध कहते हैं। काठ की घंटिया 1959 में, बांस का पुल 1963 में, गर्म हवाएं 1969 में, एक सूनी नाव 1973 में और एक सूनी नाव 1966 में, कुआनो नदी 1973 में और जंगल का दर्द 1976 में, खूटियों पर टंगे हुए लोग 1982 में। सूने चौखटे कब है, 1974 में है। और उड़ते हुए रंग कब है, 1974 में। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में है। सोया हुआ जल 1977 में है। कच्ची सड़क 1978 में है। अंधेरे पर अंधेरा कब है, 1980 में है। अब इनके नाटक जो मिले हैं, बकरी 1974 में। बकरी क्या है, गरीब जनता का प्रतीक है। इसके बाद लड़ाई मिलता है 1979 में। लड़ाई कब मिलता है, 1979 मिलता है। लड़ाई हो गया। अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ कब मिलता है, 1981 मिलता है। लड़ाई कब मिलता है, 1979 मिलता है। बकरी कब मिलता है, 1974 मिलता है। बकरी जो है गरीब जनता का प्रतीक है। बकरी क्या है, गरीब जनता का प्रतीक मानी गई है। अब गरीबी हटाओ 1981 में। रूपवती बाज बहादुर 1921 में है। होरी धूम मचारी 1982 में है। कल भात आएगा 1983 में है। इसके बाद अगले जो रचना का, आप इसके बाद देख लेते हैं बाल साहित्य से संबंधित क्या इन्होंने रचना की। जी हाँ, बाल साहित्य से इन्होंने रचना कौन कौन सी लिखी है। बबूता का जूता, भौं भौं खो खो, नाक की टाई। संपादित पत्रिकाएं हैं, दिनमान है, पराग है। ये संपादित पत्रिकाएं हैं। खूटियों पर टंगे हुए लोग 1982 में लिखे हैं और इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं, 64 कविताएं संकलित हैं। कितनी कविताएं संकलित हैं,
64 कविताएं संकलित हैं। इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में समकालीन विडंबनाओं के प्रति व्यंग का भाव चित्रण हुआ है। और कांट की घंटियां जो 1959 में लिखी गई है, इसमें 40 जो कविताएं हैं वो प्रगतिवाद से संबंधित हैं। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं अज्ञेय के समर्थन में लिखी गई हैं। फिर एक समर्पण कविता से चर्चित पंक्ति है, घास की एक पतली के सम्मुख में झुक गया और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूं। ये समर्पण कविता से है। तुम तो जुगनू सी हर क्षण राग अपनी रस्सी खोए समेट लेती हो, क्यों परवश है दूसरे क्षण जला देती हो, क्यों होगी औरत हो। औरत कविता से, हंसा जोर से तब दुनिया बोली इकरा इसका पेट भरा है, टूट गया रोया जब तब बोली नखरा है। यही सब है। इसके बाद अगले जो रचनाकार हैं वो है नरेश मेहता। अगले रचनाकार हमारे कौन आते हैं, तो नरेश मेहता है। कौन से रचनाकार हैं, नरेश मेहता है। अब नरेश मेहता का जन्म कब हुआ, 1982 में हुआ। इनका मूल नाम क्या मिलता है, तो इनका मूल नाम मिलता है पूर्ण शंकर रसाल। तो नरेश मेहता की उपाधि नरेश जी को किसने दी, तो राजमाता ने दिया है। राजमाता ने ये इन्हें नरेश की उपाधि देती है। तब से ही इन्होंने अपना नाम राम शंकर शुक्ल रसाल से बदलकर क्या कर लिया,